नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बरसात के मौसम में गाय भैंसों की करें उचित देखभाल। मूंगफली की फसल में कॉलर रॉट रोग की रोकथाम। गाय भैंसों से अधिक दुग्ध उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि इनकी देखरेख मौसम के अनुसार की जाए। क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और इस समय इनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इस मौसम में इन पशुओं की देखरेख और प्रबंधन किस तरह से करना चाहिए, इस बारे में आइए जानते हैं। दुधारू पशुओं की बरसात के मौसम में कैसे देखभाल करें, विषय पे जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पशुपालक भाइयों, जिस तरह कृषि की हम देखभाल करते हैं, खेतीबाड़ी की देखभाल करते हैं, उसी तरह कृषकों के पास जो भी दुधारू पशु इनमें जैसे कि गाय है, भैंस है, उनको खेतीबाड़ी के साथ साथ वो पालते हैं, रखते हैं, तो उनकी देखभाल के लिए ये ज़रूरी है कि हम उन्हें समय समय पे जो भी गतिविधियां पशुपालन से जुड़ी हैं, उन गतिविधियों को समय पे संपादित करें। वर्षा ऋतु के पूर्व हमें सबसे पहले तो आवास गृह की जो छप्पर है या खपरे हैं, उनको व्यवस्थित करा लेना चाहिए। शीट वगैरह अगर खिसकी है, कुछ है, तो उनको अच्छी तरह से जमवा लेना चाहिए। जो भी नाली वगैरह है उनको दुरुस्त करा ले, नहीं तो क्या होगा कि वर्षा ऋतु का पानी आवास गृह के अंदर भराव होगा, जो कि कीड़े मकोड़े और कीटाणु जीवाणुओं के लिए एक स्रोत का काम करेगा। तो ये मरम्मत वर्षा ऋतु के पूर्व करानी चाहिए। आवास गृह की नियमित रूप से सुबह शाम गोबर की सफाई उठाना, साथ में गौमूत्र नाली है उसकी सफाई और झाड़ू लगा के उसको अच्छी तरह से पानी से धुलाई करें। और साथ में हो सके तो हर हफ्ते कम से कम लाल दवा के घोल से आवास गृह के फर्श को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, तो उसमें किसी भी तरह से फर्श में जीवाणु कीटाणु पनपने नहीं पाते हैं। साथ में वर्षा ऋतु के पूर्व हम नोवान या मैलाथोन का 0.05% घोल का छिड़काव आवास गृह के बाहर जो है अवश्य कर लें, ताकि जो भी मच्छर मक्खी और बाह्य परजीवी हैं उन पे हम रोकथाम कर सकें। तो इस तरह से रोकथाम करने से, क्योंकि ये भी बीमारियों का स्रोत होती हैं, अगर आवास गृह में प्रवेश कर जाएंगे तो इनसे भी बीमारियां होती हैं। और हमारे अंदर जो हमारे खाने की नांद है या पानी पीने की नांद है, उनको भी समय समय पे चूने से पुताई कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक वयस्क दुधारू पशु को एक दिन में 25 से 30 किलोग्राम हरे चारे की आवश्यकता होती है। साथ में शुष्क चारे के रूप में 3 से 5 किलोग्राम गेहूं का भूसा है या जो भी भूसे आपके यहाँ उपलब्ध हैं वो भी हम अपने पशुओं को खिला सकते हैं। साथ में जो पोषक तत्वों की पूर्ति हरे चारे से नहीं हो पाती है, या हमारे पास दुधारू पशु अधिकतम दुग्ध उत्पादन वाले हैं, उनको पूर्ति करने के लिए आवश्यक होता है कि हम दाना मिश्रण भी साथ में दें। एक वयस्क पशु को शरीर भार को बनाए रखने के लिए 2 किलोग्राम दाना मिश्रण की आवश्यकता होती है, लेकिन इनका वर्षा ऋतु में भंडारण करना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे हम
भूसे का भंडारण करें या दाना मिश्रण के घटकों का भंडारण करें, उनमें किसी भी तरह से पानी का प्रवेश ना हो। अगर पानी उसमें अंदर प्रवेश कर जाएगा तो उसमें फफूंद आदि लग जाएगी। हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जो भी हम खिलाएं पिलाएं वो स्वच्छ हो और प्रदूषित ना हो। स्वच्छ जल का पानी पिलाएं, नहीं तो क्या होता है पानी पीने की नाद में काई वगैरह आ जाती है, फिर पानी प्रदूषित भी हो जाता है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि पानी हम जो भी पिलाएं वो स्वच्छ हो। किसान भाइयों, गाय और भैंसों को रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कैसे करें, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो वर्षा ऋतु आती है तो उसके पहले हमें जो वर्षा ऋतु के पूर्व टीकाकरण कार्यक्रम करने होते हैं, उसमें एक टंगिया रोग है, गलघोंटू रोग है, तिल्ली ज्वर है, इनका टीकाकरण जो है निकटतम पशु चिकित्सालय में जाकर के या उनको अपने यहाँ बुला करके, क्योंकि ये टीके जो होते हैं निःशुल्क पशु चिकित्सा विभाग द्वारा लगाए जाते हैं, उनका टीकाकरण पहले अवश्य करा लें। साथ में आज के समय में मुंह पका खुरपका रोग के टीके के रूप में उपलब्ध होती हैं और तीनों वैक्सीन एक साथ भी आती हैं, पॉलीवैलेंट वैक्सीन। तो इनका टीकाकरण कराने से वर्षा ऋतु में ये बीमारियां क्या है हमारे दुधारू पशुओं में प्रवेश नहीं करती हैं और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और स्वास्थ्य ठीक रहने के साथ साथ आहार पोषण भी पर्याप्त ग्रहण करते हैं और उत्पादन जो है दूध का वो भी बना रहता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, मूंगफली एक ऐसी फसल है जो तिलहन के रूप में अपनी विशेष पहचान रखती है। इसकी खेती करने से भूमि की शक्ति बढ़ने के साथ ही किसान की आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। इसी लाभ को देखते हुए प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने मूंगफली की बुआई की है, लेकिन इस समय कुछ किसान भाइयों के मूंगफली की फसल में कॉलर रॉट रोग की समस्या देखी जा रही है। तो इस रोग की सही पहचान किसान कैसे करें और रोकथाम के लिए अपने स्तर पर कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में आइए जानते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज अपन बात करेंगे मूंगफली में लगने वाली प्रमुख कवकजनक बीमारी है। तो जो मूंगफली की बुआई के लगभग 45 दिन तक जो प्रमुख बीमारी चलती है वो है कॉलर रॉट या काली जड़। मूंगफली की फसल में कॉलर रॉट रोग की पहचान की बात करें तो ये मूंगफली का बीज जनित रोग है। इस बीमारी के लक्षण बीज के अंकुरण के समय से दिखाई देने लगते हैं। इस बीमारी का आक्रमण बुआई से लेकर 50 दिन के अंतराल तक अधिक दिखाई देता है। प्रभावित पौधों को 100% हानि पहुंचाता है। रोग के लक्षण पौधों के उस भाग पर प्रकट होते हैं जो मिट्टी की सतह से लगा होता है। मिट्टी की सतह का तने का भाग रोग जनक फूंद से ग्रसित हो जाता है। ये रोग पौधों के आधार को कमजोर कर देती है, जिससे पौधे गिर जाते हैं एवं सूखकर मुरझा जाते हैं। इन प्रभावित पौधों के सूखी सड़न वाले स्थान पर रोग जनक फफूंद की उभरी हुई काली काली रचनाएं स्पष्ट दिखाई देती है। इस रोग के कारण मूंगफली की फली और चारे की पैदावार को भारी नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए किसान बुआई के समय हमेशा गुणित ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें।
ट्राइकोडर्मा को गुणन के लिए लगभग 100 किलोग्राम FOM या सड़ी गली खाद लेकर उसमें 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा डाल लें और उसको गुणित करके बुआई के साथ या बुआई से पूर्व इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो प्रमुख भूमि जनित कवक हैं उनके नियंत्रण के लिए किसान सरसों की खड़, अरंडे की खड़ या नीम की खड़ 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम जब भी बुआई करें, बुआई से पूर्व बीजों को जो फंजीसाइड है या कवकनाशी है उससे उपचारित कर लें। मूंगफली में कॉलर रोट रोग होने के मुख्य कारण इस प्रकार से हैं: संक्रमित बीजों की बुआई, बीजों की उचित गहराई पर बुआई न होना, मृदा का उच्च तापमान होना, मिट्टी में नमी की कमी इत्यादि के कारण होता है। भूमि जनित बीमारी कॉलर रोट या काली जड़ की रोकथाम में इस्तेमाल होता है वो है टेबुकोनाजोल। टेबुकोनाजोल DFS 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीजों को उपचारित करें। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा से भी बीजों का उपचार किया जा सकता है। ट्राइकोडर्मा की 2 प्रजातियां, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम और ट्राइकोडर्मा विरिडी, इनका 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार करके किसान है वो बुआई करें। इसके अलावा जब खड़ी फसल में ये समस्या ज़्यादा आने लग जाए तो जो विभिन्न फंजीसाइड हैं जो सिफारिश है उन सिफारिश फंजीसाइडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें प्रमुख है टेबुकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल। इन दोनों का प्रयोग आप मिट्टी में मिला के भुरकाव कर दें और ऊपर से सिंचाई कर ले, या फिर सिंचाई में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं जिससे ये जो बीमारी है उनका नियंत्रण हो सके। ये जो बीमारी है बुआई से लगभग 45 दिन तक ही सक्रिय रहती है। 45 दिन के बाद में ये बीमारी है वो मूंगफलियों को ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाती है। मूंगफली में कॉलर रोट रोग का प्रबंधन: उचित फसल चक्र अपनाएं, संक्रमित फसल अवशेषों को नष्ट कर दें, प्रमाणित बीजों की बुआई करनी चाहिए। बुआई से पूर्व बीज को 5 ग्राम थीरम से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। जैव फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बोना चाहिए। फसल में रोग के लक्षण दिखाई देने पर मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करना चाहिए। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मेंथा की खेती जनवरी से अप्रैल तक की जाती है, जिसकी खेती के लिए जड़ की जरूरत होती है, जो किसानों को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है, और उपलब्ध होती भी है तो जड़ों की खरीद पर अधिक लागत आती है। हमारे कुछ किसान खुद ही जड़ तैयार करते हैं और अन्य किसानों को बेचकर अच्छा लाभ कमाते हैं। आप भी ये कार्य कर सकते हैं। इस समय मेंथा की नर्सरी के लिए जड़ तैयार किया जाता है, तो मेंथा के जड़ उत्पादन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे, आइए जानते हैं सीमैप लखनऊ के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह से। देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले हम लोग जो मेंथा तैयार करते हैं उसमें सबसे बड़ी गलती अभी ये कर रहे हैं कि हमारा अभी उद्देश्य मेंथा में जड़ बनाना है। हमारे देश में मेंथा की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, जिसके लिए जड़ द्वारा नर्सरी तैयार करके रोपाई की जाती है या इन्हीं जड़ों को सीधे रोप दिया जाता है। रोपाई का यह कार्य जनवरी के दूसरे पखवाड़े से अप्रैल के पहले पखवाड़े तक किया जाता है, जिसके लिए किसान जड़ों की खरीदारी अन्य किसानों या
कृषि संस्थाओं से करते हैं, जहां से इन्हें ये जड़ 1000 से 2000 रुपए प्रति कुंतल के हिसाब से मिलता है, जबकि जड़ बनाने का कार्य किसान खुद ही कर सकते हैं। जड़ वाली सारी फसलें हम पुराने समय से जानते हैं कि सारी पुरानी वो जो जड़ वाली फसलें हैं वो मेड़ पे लगाई जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम भूलकर सिर्फ खेत को समतल में पानी भर के और आप पौधे को सीधा पानी में रोप देते हैं धान की तरह। ऐसा नहीं करना है, उससे आपका बहुत नुकसान होता है। नुकसान क्या, लागत मूल्य अधिक आ जाती है और पौधे आपके मरने की संभावना भी रहती है। जैसे इस समय बरसात का समय है, तो आप ये मान लीजिए कि समतल वाले में जो पौधे लगाएंगे उसमें अगर बरसात अधिक हो गई तो मरने की संभावना और अधिक हो जाती है, और जिससे में आपके पौधे सारे मर भी सकते हैं। जड़ के लिए थोड़े से स्थान पर खेत को तैयार करके क्यारियां बना लेते हैं और उसमें जड़ों को काफी घनी मात्रा में लगाकर सिंचाई करते रहते हैं। इस प्रकार इन जड़ों से अधिक मात्रा में जड़ तैयार होंगे, जो आगे मेंथा की खेती के काम आएंगे। हमें ध्यान रखना है कि जड़ के लिए पौधे हमेशा मेड़ पे, आलू वाले जो मेड़ बनाने वाला है, दूरी समझ लें 55 से 60 सेंटीमीटर दूरी रहती है टॉप से टॉप की। उस मेड़ के दोनों तरफ पौधे से पौधा 1 फीट की दूरी पे और एक दूसरे के विपरीत दिशा में आधी ऊंचाई पे, मेड़ की आधी ऊंचाई पे लगाना है, क्योंकि हमें पानी मेड़ के पौधे की जड़ तक ही देना है। तो इसलिए हमें आधी ऊंचाई तक लगाना है, जिससे हमारे सबसे पहला फायदा ये है कि आपका 20 से 30% पानी बचेगा। दूसरा फायदा ये है कि जड़ में जो पौधे बनेंगे, उनकी जड़ बनेगी वो बहुत अच्छी क्वालिटी में होगी और मात्रा में समतल की तुलना में 1.5 गुनी या 2 गुनी तक हो जाएगी। और फर्क ये पड़ेगा कि उसमें जो आपकी खुदाई है, खोदते समय जो लागत आएगी, अगर कोई किसान मानो अपने समतल में लगाया है तो समतल में आपको पूरा खेत खोदना पड़ेगा, जिसकी खुदाई में अगर आदमी एक बिस्वा भी खोदता है तो मेड़ वाले पे सिर्फ मेड़ को ही पलटना है, जिसमें जड़ का पूरा बंच निकल आएगा, जो आपकी ज़्यादा नहीं तो आपकी जो है आधी मतलब आधा समय लगेगा, और आपका जो है दो बिस्वा वो आदमी खोद देगा जो एक खोदता है पूरे दिन में। तो उसका फर्क सीधा फर्क पड़ेगा कि जो एक तो पैदावार आपकी दुगनी हो गई और लागत मूल्य जो आप बचा नहीं सकते वो किसी तरीके से आधी हो जाएगी और कम हो जाएगी, और जड़ की पैदावार अधिक होगी। और अगर आप जो है समतल में बनाएंगे तो वही आपका पूरा 125 मीटर स्क्वायर के एरिया के आसपास लगे, यानी दुगना एरिया लगेगा। तो इसलिए आप ये, और अगर प्लेन विधि में बो रहे हो, जड़ से बो रहे हो, तो 4 कुंटल लगता है, जो कि आपका 200 से 250 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए एरिया से पैदा होगी जड़। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र सीहोर से प्राप्त मौसम रिपोर्ट के आधार पर भोपाल, रायसेन, बैतूल, होशंगाबाद और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों तक मध्यम से घने बादल छाए रहेंगे। 19 से 21 अगस्त तक हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। वहीं 22 अगस्त को इन क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाई खरीफ सब्जियों की फसल की निराई गुड़ाई करें तथा बची हुई उर्वरकों की मात्रा दें। बेल की सब्जियों के लिए मंडप बनाएं। सब्जियों की तुड़ाई भी करते रहें। कीट एवं बीमारियों से फसल को बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों एवं फफूंदनाशकों का प्रयोग करें। हल्दी और अदरक की खेतों से आवश्यकता अनुसार जल निकास करें। नवीन फलदार पौधों का रोपण करें एवं मरे हुए पौधों के स्थान पर नवीन पौधे का रोपण करें। पशुशाला एवं मुर्गीशाला में किलनी एवं चिमड़ी के नियंत्रण हेतु मेलाथियान की 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। जुलाई अगस्त का महीना मछलियों के प्रजनन का होता है। नवीन मछली बीज डालें और तालाब से अनावश्यक जीव जंतुओं तथा अवांछनीय मछलियों की सफाई करें। बकरियों को बारिश से भीगने से बचाने की व्यवस्था करें एवं CCPP का टीकाकरण करवाएं।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। ग्राम सुकारी, जिला जबलपुर के नंदन तिवारी ने। आपने गुठलियों से तेल निकालने की मशीन के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भाइयों और बहनों, जैसे कि आज हम आपको गुठलीदार फलों की किस प्रकार से आप स्वरोजगार के लिए उनको अपना सकते हैं और अपना अगर आप कोई उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुठलीदार फलों में खुमानी जो है उसका बहुत ही प्रमुख स्थान है कि फल जैसा खाने में स्वादिष्ट है। इसको आप ताज़ा फल भी खा सकते हैं, सुखा करके भी खा सकते हैं, लेकिन इसके बीच की गुठली जो है ये भी अपनी एक अलग उपयोगिता रखती है। जो फल है उसका बीज बाहर को जो गुठली है उसको हम अलग कर देते हैं और उस गुठली के बीच में जो बीज है वो हम इस्तेमाल करते हैं तेल निकालने के लिए, जिसे कि हम कहते हैं कि खुमानी का तेल। और मैं आपको बताना चाहूँगी जो खुमानी फल है हमारा उसमें लगभग 100 किलो फल है तो उसमें आपके पास 13 किलो जो निकलेगी वो गुठलियाँ निकलेंगी और उन 13 किलो गुठलियों में से आप वेस्ट हो जाता है, हम फेंक देते हैं, लेकिन वो अब फेंकेंगे नहीं। जब आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, 13 किलो गुठलियों को तोड़ना है। विभाग ने विभिन्न अनुसंधानों द्वारा जो है मशीनों को डिज़ाइन किया और उस यंत्र से द्वारा उसकी एफिशिएंसी 90% से 95% तक है। इस मशीन के द्वारा आप जब आपको बताया कि 120 किलो गुठली जो है वो 1 घंटे में टूट जाएगी और इसकी जो लागत है इस मशीन को लगाने के लिए लगभग 60 से 70 हज़ार के बीच में है। अब इसके बाद गुठलियाँ टूट गई, प्रश्न ये उठता है कि उसमें जो छिलका है और जो बीज है वो दोनों मिक्स हैं और उनको अलग कैसे करना है। कि अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा कि जो आपका बीज है वो ऊपर आ जाएगा और जो छिलका है आपका वो नीचे बैठ जाएगा। और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जो बढ़ानी है वो हमने सॉल्ट कंसंट्रेशन पानी में डाल करके इस विधि के द्वारा जो है सिंपल मेथड है, इसके द्वारा हम कर्नल्स को जो है उसको अलग कर देते हैं। उसके बाद कर्नल्स में क्योंकि अब पानी में डाला हुआ है तो दोबारा से हम इनको सुखाते हैं कि जब आप गुठली को तोड़ेंगे बाहर का छिलका अगर आसानी से नहीं निकलता है, वो सख्त है, जम गया हुआ उसके ऊपर, मतलब चिपका हुआ है, तो इसका मतलब कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट की क्षमता जो है अब बहुत कम है और इस समय अब आपका तेल निकालने के लिए वो कर्नल्स तैयार हैं। उसके बाद उन कर्नल्स को एक्सपेलर के द्वारा जो है उसका तेल निकालते हैं। अगर आप एक्सपेलर के द्वारा तेल निकालते हैं तो अब मैं ये बताना चाहूँगी कि तेल की एफिशिएंसी जो है आपका लगभग आपकी मात्रा 45% तेल जो है हम उन गुठलियों से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास 100 किलो गुठली है तो उसमें से 45% आपका तेल जो है इसमें से निकल जाएगा। और जो ये क्रूड है, ये क्रूड ऑयल है, इसमें क्या होगा जब तेल निकल रहा है तो जो आपकी गुठली का जो गदर है जिसको हम कहेंगे वो भी इसके साथ आ जाता है, मिक्स्ड है, क्रूड ऑयल है, लेकिन हमें अभी फिल्टर करना है तो फिल्टर प्रेस के द्वारा हम इसे पास करते हैं और उसके बाद लगभग 40% तक यील्ड है वो आ जाती है। और इसके बाद इन तेल को हम जो एम्बर लाइट डार्क कलर्ड बॉटल हम कहेंगे कि ताकि उनको डायरेक्ट लाइट ना मिल सके और वो रेंसिड ना हो सके, उनमें हम बॉटलों में पैक करते हैं और ढक्कन लगा करके, लेबल्स लगा करके उनको बेचते हैं। यदि कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं इसके बारे में और साथ ही साथ उद्योग भी स्थापित करना चाहते हैं तो इसके बारे में आप या तो डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन या विभागाध्यक्ष के द्वारा के साथ संपर्क करके इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419255 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। अन्नदाता